एवरीवन। मैं आरुषि नेगी इंटरनेशनल पेशेंट्स यूनियन से आप सभी का डॉक्टर आर में स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल पेशेंट्स यूनियन डिजिटल हेल्थ एसोसिएट्स का एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जो पेशेंट्स को देश भर के टॉप डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और फेलो पेशेंट्स से कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल पेशेंट्स यूनियन का विश्वास पेशेंट्स को सशक्त करने में है, इसलिए पेशेंट्स यूनियन ऐप जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, काफी विशेष फीचर्स को प्रदान करती है। जैसे आप अपने जैसे पेशेंट्स और केयर गिवर्स से जुड़कर एक दूसरे से सीख सकते हैं कि अपनी बीमारियों को कैसे मैनेज करें। आप पेशेंट्स यूनियन ऐप पर हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स को भी रेट कर सकते हैं। आप पेशेंट्स यूनियन ऐप पर ऑथेंटिक रिसोर्सेज और सरकारी स्कीम्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। IPO ऐप पर 34 डिजीज स्पेसिफिक कम्युनिटीज का हिस्सा बन सकते हैं और अपने अनुभव को बांट सकते हैं। ये ऐप एक वॉइस इनेबल्ड है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हैं। आपकी प्राइवेसी के लिए आप अपने पोस्ट अनोनिमस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप पोल्स में हिस्सा लेकर पॉलिसी मेकिंग में भी योगदान दे सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आप तक टॉप डॉक्टर्स को लेकर आए जो आपके सवालों के जवाब सरल भाषा में दें। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज डॉक्टर आर में, जो कि एक लाइव सेशन है जहाँ पे एक प्रसिद्ध मेडिकल प्रोफेशनल आपके हेल्थ रिलेटेड सवालों के रियल टाइम में जवाब देते हैं। आज के डॉक्टर आर के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पथिक एम पारेख, जो एक प्रख्यात गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। सर ने वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जैसे केंडाई यूनिवर्सिटी इन जापान, मायो क्लिनिक USA और किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट, हेपेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में एडवांस ट्रेनिंग प्राप्त की है। With extensive clinical experience, Dr. Parekh is currently a consultant at Apollo Hospitals, Ahmedabad. इससे पहले वो Zydus Hospital, अहमदाबाद में भी कंसल्टेंट थे, जहां उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स को एस्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। His global exposure includes fellowship in interventional hepatology and advanced imaging at ILBS New Delhi and Kendai University, Japan. डॉक्टर पारेख को उनके अचीवमेंट्स के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे टोरेंट यंग स्कॉलर अवार्ड, बेस्ट सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंट अवार्ड और JN टाटा स्कॉलरशिप। 2022 में उन्हें वर्ल्ड एंडोस्कोपी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इमर्जिंग स्टार के रूप में भी नामित किया गया है। A prolific researcher, Dr. Parekh has published extensively on topics like liver stiffness measurement and hepatorenal syndrome. He is the author of the book Essential of Liver Transplant: An Indian Perspective, and has presented his research at prestigious international forums. His work has made a significant impact on the field of liver transplantation and gastroenterology. Dr. Parekh, Liver Transplant Society of India, American Association for the Study of Liver Disease और European Association for Study of Liver जैसे कई प्रसिद्ध संस्थानों के मेंबर हैं। We welcome you, sir, today. Thank you for your kind introduction. So, डॉक्टर आर की शुरुआत करते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करना चाहूंगी कि आप इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और अपने कोई भी सवाल हमारे Q&A सेक्शन में लिखें। अगर आपके पास कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चिंता या कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट समय है कि वह एक एक्सपर्ट एडवाइस ले सके। सो विदाउट फर्दर अडू वी विल स्टार्ट आवर डॉक्टर आर। तो सर, आप मुझे बता सकते हैं कि एक हिपैटोलॉजिस्ट कौन होते हैं और किस तरह के पेशेंट्स को हिपैटोलॉजिस्ट के पास अपने आप को दिखाना चाहिए? हिपैटोलॉजिस्ट यानी हिपैट यानी लीवर होता है, तो जो लिवर की एक्सपर्टीज है जिनके पास, उन्हें हिपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो प्रैक्टिकली मेजॉरिटी ऑफ देम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि MBBS करते हैं, फिर MD इंटरनल मेडिसिन करते हैं, फिर DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं और फिर हेपेटोलॉजी की फेलोशिप करते हैं या फर्दर हेपेटोलॉजी की ट्रेनिंग करते हैं विद इन इंडिया और अब्रॉड, एंड दे गेट ट्रेन्ड इन लिवर ट्रांसप्लांट एंड लिवर डिसीजेस and then they start practicing as hepatologists. So hepatologists are basically physicians with expertise into liver. किस तरह के जो पेशेंट्स होंगे वो आपके पास आएंगे? लाइक अगर मुझे किस तरह की डिजीज कंडीशन है, स्पेसिफिकली सिर्फ लिवर की डिजीज के लिए ही मुझे आपको दिखाना चाहिए? So basically मैं gastroenterologist हूँ, but I practice only in hepatology. So liver, yes. So liver के related कोई भी disease हो, अगर आपने सुना हो कि कोई ऑल्टर्ड SGPT हो या लिवर टेस्ट एबनॉर्मल आ रहे हो, फैटी लीवर हो या अल्कोहल लेता हो या कोई भी प्रकार की लीवर की बीमारी हो जो एंड स्टेज लिवर डिजीज तक जा सकती है और लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है, वो सारी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। कुछ कॉमन लिवर डिजीजेस का आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हमें कॉमनली पाई जाती है? दुनिया में और इंडिया में सबसे कॉमन लिवर की बीमारी है जिसे पहले हम लोग फैटी लिवर कहा करते थे, पर लास्ट ईयर से उसे हम लोग स्टीएटोटिक लिवर डिजीज कहते हैं। तो ये 1/3 इंडिया की पॉपुलेशन में पाई जाती है।
सो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग कई बार इग्नोर करते हैं, पर उसमें लिवर कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर सिरोसिस का अभी वर्ल्ड वाइड वो मुख्य कारण बनने के लिए जा रहा है, और थोड़े समय के अंदर लिवर की मेजोरिटी ऑफ बीमारी कॉम्प्लिकेशंस इसी बीमारी के कारण होंगे। अल्कोहल की बात करें, आई थिंक अल्कोहल के बारे में तो सब जानते हैं कि अल्कोहल पीते हैं तो लिवर बिगड़ता है, और अल्कोहल 40% लिवर डिजीज का कारण बनता है। बाकी सारी लिवर डिजीजेस बिना अल्कोहल की भी होती है, जो लोगों को पता नहीं होता। लोग इग्नोर करते हैं कि मैंने तो दारू का कभी सेवन नहीं किया तो मुझे लिवर की बीमारी क्यों होगी। उसके अलावा कॉमन डिजीज होती है जिसे वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसे हम लोग अपने हिंदी में जहरी पीलिया बोलते हैं, जिसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कहता है। सो हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस होते हैं जो लिवर की बीमारी कर सकते हैं, आगे चल के लिवर के सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं जो दारू पीने के कारण होते हैं। उनके बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिससे हमें बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसे ट्रीट किया जा सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन लिवर की बीमारी है। उसके अलावा अनकॉमन बीमारियां जो अभी बढ़ रही है वो है ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, क्योंकि लोग कई चीज़ों का डिटॉक्स के नाम पे, शरीर को शुद्ध करने के नाम पे कई चीज़ें ले रहे हैं जो एक्चुअली लीवर को हानि पहुंचाती है रादर देन फायदा पहुंचाने के, और उनके कारण लीवर की बीमारियां होती है। मेटाबॉलिक लिवर डिजीज होती है, जेनेटिक लिवर डिजीज होती है जिसके अंदर लीवर का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होने के कारण प्रॉब्लम्स होती है, जीन्स एबनॉर्मल होने के कारण प्रॉब्लम्स होते हैं। वास्कुलर बीमारियां होती है, यानी नशे में प्रॉब्लम होता है। ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसके अंदर हमारे शरीर के खुद जो डिफेंस आर्मी, जिसे श्वेत कण या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो लिवर को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सारी कॉमन लिवर की बीमारियां हैं जो हम लोग रूटीनली देखते हैं, और लोग उसे डायग्नोज करने में काफी देर लगा लेते हैं। सो जैसे अभी आपने बहुत सारी हमारे लिवर डिजीजेस मेंशन करी हैं, तो ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसे देख के एक अगर किसी एक इंडिविजुअल को अगर वो साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो एक अपने डॉक्टर के पास जा सकता है? ऐसे कोई साइन सिम्टम्स जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लोग बहुत कॉमनली डाइजेस्ट नहीं कर पाना, गैस होना, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ों को लिवर के साथ रिलेट करते हैं, बट एक्चुअली वो लिवर के साथ नहीं, इंटेस्टाइन के साथ रिलेट करते हैं। लिवर हमारा बहुत रेजिलियंट ऑर्गन है। वो जब तक एक हद से ज्यादा तक, यानी 60 से 70% से ज्यादा डैमेज नहीं हो जाता है, वो ज्यादातर लक्षण नहीं देता है। पर जब एक्यूट बीमारी या कोई वायरस के कारण बीमारी हुआ, सडन बीमारी होती है, तो बुखार आना, कमजोरी होना, हाथ पैर टूटना, जैसे कोई भी वायरल की बीमारी या सादे पीलिए में जैसे जॉन्डिस में होता है, वैसे सारे सिम्टम्स करता है। उसके बाद लिवर के सारी डिजीज विदाउट सिम्टम्स रहती है, कोई लक्षण नहीं करती है, और एक हद से ज्यादा जब लिवर डैमेज हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में बाहर आती है, जैसे कि पेट में पानी भरना, पैर में सूजन आना, हाथ पैर सूखने लगना, आंखें पीली होना, खून की उल्टी होना, संडास में खून जाना, दिमाग पे असर, किडनी पे असर, लिवर कैंसर, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ बीमारी बाहर आती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई सिंपल सिम्टम्स नहीं है जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये सिम्टम्स लिवर के कारण है, सिवाय के जॉन्डिस। थैंक यू सर। इसके अलावा सर कोई ऐसे लोग हैं जो रिस्क पे होते हैं, एट रिस्क फॉर लिवर डिजीज? लिवर डिजीज का रिस्क जैसे जानते हैं, अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन। सो अल्कोहल में भी कई लोग मेरे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर हम तो सिर्फ बियर पीते हैं, विस्की नहीं पीते, तो वो अल्कोहल नहीं गिना जाता है। तो ये भी एक गलत फहमी है, क्योंकि बियर में भले ही आप 8% अल्कोहल गिन लो, पर अगर आप 650 का या 750 एक बियर पीते हैं तो 30 ग्राम से अधिक अल्कोहल हो जाता है, जो विस्की से एक्चुअली डबल अल्कोहल हो जाता है। सो अल्कोहल सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स है। उसमें भी अब जो रोज दारू पीते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, या उनको और लिवर की बीमारी होती है, तो उनको अल्कोहल के कारण लिवर की प्रॉब्लम्स होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि फैटी लिवर यानी कि स्टीएटोटिक लिवर डिजीज यानी मोटापा, जब भी जिनके पेट के अराउंड चर्बी होती है, जिन्हें डायबिटीज होता है, बीपी होता है, थायराइड होता है, ये सब कॉमन चीज, और कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब कॉमन बीमारियां हैं जिसके साथ फैटी लिवर लिंक्ड है और वो लिवर की बीमारी कर सकता है। वायरल हेपेटाइटिस, जहरी पीलिया, ये ब्लड से फैलता है। तो अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती है, या यूजिंग द आईवी नीडल्स, रीयूजिंग सिरिंजेस, इवन अनहाइजीनिक टैटूइंग, अनहाइजीनिक डेंटल प्रैक्टिसेस, शेयरिंग ब्रशेस, शेयरिंग रेजर्स, और उसकी वजह से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है और लिवर की बीमारी कर सकता है।
तो ये सब कॉमन चीज़ है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए और जिसको अवॉइड करने के लिए ट्राई करना चाहिए। सर क्या कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जो लिवर डिजीज की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आई थिंक अभी हम लोग है ना एक एरा में चेंज हो रहा है। सो प्रीवियसली आई वुड से कि एक डेकेड पहले जब भी कोई बीमारी की बात होती थी तो या ज्यादातर वो इन्फेक्शन के कारण होती थी। तो पेशेंट डॉक्टर के पास आते थे, 2 से 5 दिन की दवाई लेते थे, इन्फेक्शन चला जाता था, वो ठीक हो जाते थे और सब कुछ क्योर हो जाता था और वहीं पे बात खत्म हो जाती थी। पर अभी हम लोग जो मेजोरिटी ऑफ इलनेसेस देख रहे हैं वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी हमारी जो जीवन शैली है उसके कारण होने वाली बीमारियां हैं और वो रातों रात डॉक्टर दूर नहीं कर सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो हम लोग लाइफस्टाइल का देखते हैं, क्योंकि हम लोग काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हैं। सो हमारा जो डाइट है, आई वुड से कि पिज्जा से लेके फास्ट फूड से लेके लॉट ऑफ सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन फ्रूट जूसेस जो फ्रुक्टोज रिच होते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वेस्ट में खा रहे हैं। पर वेस्टर्न वर्ल्ड में जब ये लोग चीजें खा रहे हैं, उन्होंने ये फेस किया, ओबेसिटी फेस किया, और वो लोग ने अभी लाइफस्टाइल सुधारना शुरू कर दिया है। तो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए सारे स्टेप्स लेते हैं जो इंडिया में हम नहीं कर पाते हैं। और इंडियन का जेनेटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो अल्कोहल अगर वो लोग लेते हैं उनसे आधा भी अल्कोहल हम लेते हैं तो हमको हानि होने की संभावना रहती है। और सो लाइफस्टाइल के अंदर मोटापा होने वाले जो भी रीजंस है, बैठा हुई जिंदगी, हम लोग उनके जैसा चलते नहीं है, हम हर चीज के लिए 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यूज करते हैं, छोटे से कम्यूट के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज करते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोफाइल्स हैं, डॉक्टर्स चेकअप है, जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशंस है जो बच्चों को या एडल्ट्स को, एडल्ट वैक्सीनेशन इंडिया में काफ़ी एक्सेप्टेंस में नहीं है, लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। उनको जब वैक्सीन बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं, मैंने तो बचपन में ली हुई है, मैं क्यों फिर से लूँ। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमको वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग करती है। और लाइफस्टाइल है ये सारी चीज़ें, खाने की चीज़, एक्सरसाइज की चीज़, हमारी वर्किंग पैटर्न और हमारी अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, ये सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है लिवर की सर बीमारी। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट या कुछ स्क्रीनिंग जो है हम नहीं करवाते हैं, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं या कुछ लैब रिजल्ट्स हैं जिनको हम लिवर हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली करा सकते हैं? आजकल जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हर लेबोरेटरी प्रोवाइड करता है, और मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लेके छोटी से छोटी लेबोरेटरी में सारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं। और वो हेल्थ चेकअप्स के नाम पे हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसमें बॉडी के बेसिक ऑर्गन सारे स्क्रीन हो जाते हैं। तो उसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, लीवर प्रोफाइल बोल सकते हैं, और एक लीवर की सोनोग्राफी होती है। तो ये दोनों आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके अंदर लिवर के अंदर कुछ एबनॉर्मल चल रहा है तो हम लोग पिकअप कर सकते हैं और उसको आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आप कोई भी रूटीन सर्जरी के लिए भी जाते हैं, कोई भी डॉक्टर का कंसल्ट करने जाते हैं, तो बेसिक टेस्ट में ही लिवर के टेस्ट हो जाते हैं जिससे हम लोग लिवर की बीमारी पिकअप कर सकते हैं। सर इन टेस्ट का कोई फ्रीक्वेंसी है कि हमें कितना ये महीने में करवाना चाहिए या साल में हमें एक बार करवाना चाहिए, ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी है? गाइडलाइंस नहीं है, बट आई वुड से कि अगर somebody is above 45 and is suffering from any other disease, जैसे कि डायबिटीज, बीपी है, थायराइड है, मोटापा है, और कोई लंबे समय से दवाई ले रहे हैं, दमे की दवाई, या इवन कोई भी चीज के लिए लंबे समय से दवाई ले रहे हैं, तो साल में एक बार तो बिल्कुल कराना चाहिए। पर जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं ले रहे, एब्सोल्युटली फिट लाइफस्टाइल है, उनको किस इंटरवल पे कराना चाहिए उसकी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। पर ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस 1 to 3 years पे बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट एक करा लेना चाहिए। We did talk about alcohol being a like big reason for liver health. How is actually alcohol consumption affecting the liver? अल्कोहल अल्कोहल जब भी हम लोग लेते हैं तो वो लीवर में जाता है, उसे मेटाबोलाइज किया जाता है, और फाइनली उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर बीच में एक फॉर्म होता है जो टॉक्सिक फॉर्म होता है, अल्डिहाइड। तो जब भी वो एसिटाल्डिहाइड बनता है वो ब्रेक करने में लीवर को टाइम लगता है, तो वो जितनी देर लीवर में पड़ा रहता है लीवर को हानि पहुंचाता है, एंड दैट इज व्हाट अफेक्ट्स द लीवर। तो आप जितना
रैपिड ड्रिंकिंग करते हैं, जितना लार्ज वॉल्यूम ड्रिंकिंग करते हैं, जितना फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग करते हैं, वो टॉक्सिक एजेंट लिवर में जमा होता है और लिवर को हानि पहुंचाता है। और जिनमें वो एंजाइम डेफिशिएंट होता है ब्रेक डाउन का, उनको लिवर की हानि पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसीलिए सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल जब फीमेल्स लेती है तो मेल से ज्यादा जल्दी फीमेल्स को इंजरी होती है, क्योंकि उनमें वो एंजाइम्स आर ऑन द वीकर साइड। जैसे अभी आपने कुछ डिजीजेस भी मेंशन किए, तो फैटी लिवर डिजीज आई थिंक एक बिग प्रॉब्लम है कंसिडरिंग इंडियन पॉपुलेशन को भी। बट हमने काफी बार ये सुना है कि जैसे आपने अभी बताया अभी कि अल्कोहल ना लेने वालों को भी फैटी लिवर हो सकता है, तो इन दोनों डिजीजेस में क्या डिफरेंस है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जब ये बीमारी आइडेंटिफाई होगी ना, तो फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है और बिना अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। तो हम लोग ने दो में डिवाइड किया मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, अल्कोहल एसोसिएटेड फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसे नेफल्ड कहा जाता था। पर कई बार ऐसा होता है जहाँ पे अल्कोहल भी ले रहे हैं और मोटापा भी और डायबिटीज भी है, तो ये उसको का अल्कोहल बोल सको या नॉन अल्कोहल बोल सको, तो ये कंफ्यूजन होता था मेडिकल फ्रेटर्निटी में। इसलिए लास्ट ईयर उनका नाम बदल के उसे स्टीएटोटिक लिवर डिजीज बोल दिया और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज बोला गया है, जिसे मैसल्ड के नाम से जाना जाता है, नेफल्ड के नाम के। तो लोग ये मानते हैं कि अगर मैं दारू नहीं पिया तो भी फैटी लिवर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भी लाइफस्टाइल है उसमें क्या होता है कि हम जो भी कैलोरीज खाते हैं, व्हाटएवर कैलोरीज दैट वी टेक, हम लोग उसे यूटिलाइज करते हैं। अभी वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है हमारी बॉडी उसको प्रिजर्व करती है कि सो दैट जब भी हमारा फास्टिंग हो, उसे जरूरत हो, तो फैट को हम लोग वापस कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो फैट सारा ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में लिवर में स्टोर होता है, और वो दिन भर दिन हमारा नेगेटिव बैलेंस कभी होता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव बैलेंस में रहते हैं। तो सालों साल वो फैट लिवर में जमा होता है, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जैसे अल्कोहल डैमेज करता है वैसे ही सेम। और फाइनली लीवर का डैमेज एग्जैक्टली सिमिलर जैसे अल्कोहल की वजह से होता है, वैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वजह से भी होता है। अगर हम लोग किसी फैटी लिवर का पेशेंट्स का बायोप्सी लेते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को देते हैं, तो जो डैमेज एक अल्कोहल कर सकता है, वही मोटापा और डायबिटिक भी एग्जैक्टली सिमिलर वे में कर सकता है। तो पैथोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किसके कारण हुआ है, उतनी सिमिलर इंजरी दोनों के अंदर होती है। इनके सेम ही रिस्क फैक्टर्स, सेम ही कॉजेज होते हैं दोनों के, अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल इनके साइन एंड सिम्टम्स भी सेम रहेंगे? सिम्टम्स तो अल्कोहल पी रहा होता है, उसके अल्कोहल के कारण बाकी सारी चीजें भी होती है जो हम लोग पिकअप करते हैं, पर नॉन अल्कोहलिक के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते। ज्यादातर वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, ऐसे रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट में आइडेंटिफाई होता है, या पेशेंट को गैस एसिडिटी के नाम पे, या कोई पेट के और सिम्टम्स के नाम पे, या किसी और सर्जरी के पहले रूटीन अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है, लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें ये बीमारी आइडेंटिफाई की जाती है। सो 70 to 80% लोगों में इंसिडेंटली पाई जाती है, रादर देन कोई सिम्टम्स के कारण पाई जाती है। और फैटी लिवर के ऐसे रिस्क फैक्टर सबको पता होते हैं, और पर उसकी अवेयरनेस इतनी बुरी होती है कि लोग बोलते हैं कि ये तो सबको होता है, और उसके कारण वो इग्नोर किए जाते हैं। तो सालों साल वो लोग इग्नोर भी करते हैं उसको, जानने के बावजूद कि उनको फैटी लिवर है। तो इसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? मतलब पहले तो ट्रीटमेंट, इसका क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, और अगर हम प्रिवेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? पहले प्रिवेंट की बात करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बोला कि अभी लाइफस्टाइल डिजीजेज, बट फैटी लिवर इज एक्चुअली अ लाइफस्टाइल डिजीज। हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उतनी जला नहीं रहे। सो इट इज लाइक गेटिंग अ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, फिलिंग इट अप बट नॉट एम्प्टीइंग एवर। सो वंस इट गेट्स फिल्ड अप, फिर ट्रीट करना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करके खाली करना पड़ता है। सो प्रिवेंट करने के लिए हमें उनको डायबिटीज अगर है तो उसको रेगुलर कंट्रोल करना चाहिए। एंड मैं बार बार ये बोले जा रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ ओबेसिटी के बारे में, एब्डोमिनल फैट के बारे में। तो जिनको पेट पे चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, उन सबको एडिक्वेटली ट्रीट करना चाहिए, वेट लॉस रेजिम करना चाहिए। फिर वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो, या मेडिकेशन हो, या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो, या सर्जिकल प्रोसीजर हो, कोई भी तरीके से अगर ओबेसिटी को ट्रीट करे तो फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है और प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज प्रिवेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और अ रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम। सो अगर आप कैलोरीज खा भी रहे पर अगर आप एक्स्ट्रा जला रहे हैं तो आपको फैटी लिवर नहीं होता। तो हम लोग उसे फार्मर्स लाइफस्टाइल बोलते हैं। अगर हम लोग इंडिया में किसी फार्मर के घर पे जाते हैं ना, द अमाउंट ऑफ घी, तेल, बट वो जितना खाते हैं हम कभी नहीं खा सकते, बट वो जितना है वो सब जला देते हैं, क्योंकि वो दे वर्क ऑन द फील्ड्स, सो दे डू नॉट डेवलप अ फैटी लिवर। व्हाइल वी ईट लाइक अ फार्मर,
बट डू नॉट वर्क लाइक अ फार्मर, तो हमारा फैटी लीवर हो जाता है। कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट, आई वुड से ट्रीटमेंट पार्ट में जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बोले उसी को तो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना ही होता है। बट आजकल बिकॉज अगर 30% ऑफ द पॉपुलेशन किसी बीमारी से पीड़ित है, तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए वो काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने की जगह है। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, नए रिसर्च प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। काफी सारे प्रोडक्ट्स और मॉलिक्यूल्स है जो इंडिया में भी अप्रूव्ड है और वर्ल्ड में भी अप्रूव हो रहे हैं। जैसे मार्च 2024 में एफडीए ने एक नया मॉलिक्यूल अप्रूव किया है यूएस में। सो ऐसी काफी सारी चीजें, और नेक्स्ट 5 साल के अंदर हम पूरी दुनिया बदलते हुए देखेंगे फैटी लीवर के नए नए ट्रीटमेंट के लिए। सो अगर आपको फैटी लीवर है तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में बिल्कुल रहिए, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ फैटी लीवर को रिवर्स करने में मदद कर सकती है। उसके अलावा जो बेसिक चीजें जो साइंटिफिकली प्रूवन है ट्रीट करने के लिए, वो है ब्लैक कॉफी। तो जिनको ब्लैक कॉफी पसंद है उसके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर 2 या 3 कप ऑफ ब्लैक कॉफी डेली पीते हैं, दैट इज विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क, तो वो फैटी लीवर में फायदा करती है। उसका काफी सारा रिसर्च है। उसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट जो एक सैलेड बेस्ड डाइट है, तो अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट अगर लेते हैं तो भी वो फैटी लीवर के लिए मदद कर सकता है। और उसके अलावा कैलोरी काउंटिंग एंड कैलोरी रिडक्शन एंड एक्सरसाइज इज हेल्पिंग, सो दैट शुड बी followed by everybody. सर वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट जॉन्डिस, क्योंकि बहुत देखा जाता है, बहुत कॉमन है, बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाता है काफी लोगों के लिए। बट हमने ये नोटिस किया है कि काफी छोटे छोटे न्यू बॉर्न्स बेबीज में भी ये देखा जाता है। तो क्या रीजन है कि ये छोटे बच्चों में भी दिखता है जॉन्डिस? अच्छा पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि ये लोगों में काफी गलतफहमी है, जॉन्डिस को बीमारी बोलते हैं। एक्चुअली जॉन्डिस बीमारी नहीं है, जॉन्डिस सिम्टम है। सो जॉन्डिस का मतलब होता है आंखें बिलीरुबिन बढ़ना, आंखें पीली होना, यूरिन पीला होना, कई बार जब बहुत बढ़ता है तो स्किन भी पीली हो जाती है। सो उसे सिम्टम बोलते हैं। और जॉन्डिस के कई सारे कारण होते हैं, जो एडल्ट्स में अलग कारण होते हैं, नियोनेट्स में अलग कारण होते हैं, न्यूबॉर्न्स में अलग कारण होते हैं, पीडियाट्रिक में अलग कारण होते हैं। पर अगर हम लोग एज वाइज की बात करें तो सबसे कॉमन कारण हम लोग जो जॉन्डिस की बीमारी के नाम पे जानते हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस ए या ई। यानी क्या है कि खाने में वायरस आया, उन्हें हमारे लीवर को हानि पहुंचाई, और 1 महीना 1.5 महीना हमको परेशान करके वो वायरस जिंदगी भर के लिए चला गया, और वो आगे चल के कभी भी हमको परेशान नहीं करेगा। तो वो है होता है वायरल हेपेटाइटिस ए। वो रेयर इंस्टेंसेस में और प्रेगनेंसी में वो लिवर फेलियर कर सकता है, जहाँ पे सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके अलावा जॉन्डिस के कई कारण होते हैं। कई केसेस के अंदर जैसे कि लीवर के हानि हो रही है, जो भी मैंने बीमारी अभी तक बोली वो सब में जॉन्डिस हो सकता है। उसके अलावा कोई जो जॉन्डिस पित्त की नली हो, पित्ताशय की बीमारी हो, उसमें भी जॉन्डिस हो सकता है। कई बार जॉन्डिस का कारण रेड ब्लड सेल्स बड़ी तेजी से टूट रहे हो तो भी जॉन्डिस हो सकता है। सो जॉन्डिस प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक, यानी लीवर के पहले रेड ब्लड सेल्स में लीवर के डैमेज के कारण, या तो लीवर का जो पित्त का जो ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज सिस्टम के ब्लॉकेज या उसके प्रॉब्लम्स के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। सो जॉन्डिस को कभी बीमारी मत गिनिए। जैसे बुखार आया तो आप ढूंढते हो कि डेंगू की वजह से, मलेरिया की वजह से, टाइफाइड की वजह से। वैसे अगर जॉन्डिस है तो उसका कारण बिल्कुल ढूंढना चाहिए। कई बार लोग 1-1, 1.5 महीना उसको सादा जॉन्डिस समझ के बैठते रहते हैं और तब तक कई बीमारियां बढ़ जाती है। अभी बात करें एज के हिसाब से, ज्यादातर जो हम लोग कॉमनली देखते हैं न्यूबॉर्न्स में, तो सबसे ज्यादा न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है वो है न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, जो इमीडिएटली होता है और थोड़े दिनों में चला जाता है। कई बार मिल्क की वजह से भी होता है। पर जो ऑर्गेनिक कॉज हम लोग देखते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है बच्चों में पित्त की नली बनी ही नहीं होती है। तो लीवर में जो पित्त बन रहा होता है वो पित्त एक्सक्रीट नहीं होता है, और उसे एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया बोलते हैं। और कई बार जेनेटिक डिजीज होती है जिसे पीफिक बोलते हैं। ये दोनों बहुत कॉमन है बच्चों में जॉन्डिस, और कई बार वो 2-3 महीने तक वो पी लिया जाएगा जाएगा करके माँ बाप वेट करते हैं, और तब तक लिवर पूरा डैमेज हो जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है 6 महीने के बच्चों में भी। तो उनको कोई भी बच्चों को अगर जॉन्डिस है तो उसका कारण ढूंढना चाहिए। उसके अलावा पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज्यादातर वायरल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण होता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती है, जिसे विल्सन्स डिजीज बोलते हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। एडल्ट में मैंने जैसे बोला फैटी लिवर, अल्कोहल और उसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज रहते हैं। तो और कैंसर किसी भी एज में हो सकता है जो जॉन्डिस कर सकता है। So jaundice is a symptom, it is not a disease, and whenever you see jaundice, please find out the reason for jaundice rather than
believing it to be an acute viral hepatitis. That's the message very important message I would like to give. Thank you so much sir, because जॉन्डिस बहुत ज्यादा ही एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है और मैंने तो बहुत बार देखा कि लोग सीधे बोल देते हैं कि पीलिया है, पीलिया का कोई इलाज नहीं है और आप मतलब झाड़ फूक भी करा सकते हो, झाड़ फूक से ज्यादा बेटर हो जाएगा, यहाँ तक लोग बोलते हैं इसके बारे में। तो आई थिंक आज आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को हेल्प भी करेगी इस मामले में। 99% ऑफ द केसेस के अंदर पीलिया में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के खाना खा रहे हो, इवन सब कुछ खा रहे हो, तो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब वो माला लगाओ, नाक में बूंदे डालो, झाड़ फूक करो, तो देर इज 99% कि यू विल बी करेक्ट कि वो 1 महीने में चला जाएगा। बट 1% ऑफ द केसेस जहाँ पे वो नहीं जाता और दूसरी बीमारी है जहाँ पे मिस हुई है, देन दे लूज लाइफ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सर ये भी सुना है छोटे बच्चों में हम बोलते हैं कि किसी तरह की फोटोथेरेपी या लाइट हम कुछ देते हैं उनको, हाँ, बच्चों वो के जो न्यूबॉर्न जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न होता है, लिए। तो उसको फोटोथेरेपी देते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स अंदर ब्रेक डाउन हुए होते हैं। तो लीवर अभी तक मैच्योर इतना नहीं हुआ होता है वो सारे लीवर के रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स को क्लियर कर पाए, और इसीलिए वो बिलीरुबिन थोड़ी देर बढ़ता है और फोटोथेरेपी से उसको प्रोटेक्ट किया जा वो मेटाबोलाइज करने में हेल्प किया जाता है और बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके अंदर। बट दैट इज वेरी फिजियोलॉजिकल और कई बार ये पैथोलॉजिकल होता है, और वो अगर सही समय पे फोटोथेरेपी दी जाती है तो ब्रेन को डैमेज होने से रोक सकता है, क्योंकि अगर वो सही समय पे नहीं जाती है तो जो एक्स्ट्रा बिलीरुबिन है वो ब्रेन में जमा हो सकता है और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट कर सकता है। सर, अभी हमने हेपेटाइटिस के बारे में भी बात करी, तो आप हमें हेपेटाइटिस के अलग अलग प्रकार के बारे में और कौन किससे होता है क्योंकि हर किसी का अलग अलग रीजन है, तो अगर आप हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकते तो। वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस को हम लोग मेडिसिन की भाषा में हिपेटोट्रॉफिक वायरस और नॉन हिपेटोट्रॉफिक वायरस, यानी जिन वायरस को प्राइमरीली लीवर से ही लगाव है और लीवर में ही घर करते हैं, उसे हिपेटोट्रॉफिक वायरस करते हैं, और जो पूरी बॉडी में कहीं भी जाते हैं, जैसे कि डेंगू मलेरिया है, वो लीवर को भी हानि पहुंचाते हैं। अगर आप देखें तो डेंगू को में भी एसजीपीटी 600,000 और कई बार तो 10-15 हज़ार तक जाता है। सो वो जो है वो नॉन हिपेटोट्रॉफिक वायरस है, वो सिर्फ लीवर से उनको लगाव नहीं है, वो पूरी बॉडी को नष्ट करते हैं। पर हम बात करते हैं जो कॉमनली है वो हिपेटोट्रॉफिक वायरस, जिसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के नाम से जाना जाता है। जैसे वायरल हेपेटाइटिस डी है वो काफी लेस कॉमन है, इंडिया में रेयरली देखा जाता है। तो अगर हम लोग वायरल हेपेटाइटिस की इंडिया में बात कर रहे हैं तो 4 है, ए, बी, सी और ई। और ए और ई जो रूटीन वायरस है, जिसे हम लोग नॉर्मल लोग उसे जिसे जॉन्डिस के नाम पे जानते हैं कि खाने पीने में आया, अनहाइजीनिक सैनिटरी फूड आइटम्स से स्प्रेड हुआ और कुछ खाया, उसके 15 से 45 दिन बाद आपको बुखार आया, बुखार के बाद पीलिया हुआ, पीलिया के बाद थोड़ी खुजली आई और वो चला जाएगा। सो ये वायरल हेपेटाइटिस ए और ई है। इसमें लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और लीवर फेल बहुत रेयरली करता है। उसके अलावा जो दूसरे हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे हम लोग जहरी पीलिया बोलते हैं, तो ये खाने पीने से नहीं फैलता है, ये सेक्सुअली फैलता है और ब्लड प्रोडक्ट्स और फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो ये अगर वायरस बॉडी में आता है तो बहुत कम चांस है कि वो कोई सिम्टम्स भी देगा आपको। वो रेयरली फीवर वगैरह, बॉडी एक जैसे कोई वायरल फीवर जैसा सिम्टम देगा, वरना वो लीवर में जाएगा, लीवर में घर करेगा और वो लीवर में ऐसा घर करेगा कि वो कभी नहीं जाएगा, वो पीलिया भी नहीं करेगा, वो सालों साल लीवर के अंदर डैमेज करता रहेगा और कई बार सालों या दशकों के बाद लीवर को इतना नष्ट कर देगा कि लीवर फेल हो जाएगा जैसे दारू से हुआ हो, और तब सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। कई बार कीमोथेरेपी लेते हैं या कोई इम्यूनिटी कम होने वाली बीमारी होती है तो वायरस अचानक जागरूक होता है और वो सडनली लीवर को डैमेज कर सकता है। तो ये जो 4 प्रकार के वायरस है उसमें 2-2 के ग्रुप है, एक खाने पीने से फैलने वाला और नॉन डेंजरस वाला है और रेयरली डेंजरस वाला है, और दूसरा है जो बिना बताए शरीर में एंटर करता है, बिना कोई सिम्टम दिए लीवर में घर कर जाता है और सीधा लीवर को डैमेज करके बाहर आता है। और कई बार हम लोग उनको पिकअप भी नहीं कर पाते कि कब बॉडी में एंटर किया हो, क्योंकि हमारे पास अगर 50s में कोई बंदा आ रहा है और उसको 10 साल की या 8 साल की उम्र में, जब हम लोग सीरिंज रीयूज कर रहे थे, बॉइल्ड सीरिंज यूज करने वाले जमाने से, अगर उन्होंने कोई इंजेक्शन लिया हो या कहीं पे बाल कटवाए हो जहाँ पे रेजर ठीक ना हुआ हो, क्लीन ना हुआ हो, तो वो भी स्प्रेड हुआ हो सकता है। किसी किसी हेपेटाइटिस के लिए शायद वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम उनके लिए क्या यूज कर सकते तो हैं? हेपेटाइटिस की जो बात करें तो स्प्रेड की मैंने जैसे बात की और लिवर डैमेज की बात की है, तो हेपेटाइटिस ए
जो इंडिया में बहुत कॉमन है बच्चों में, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और ज्यादातर आजकल हर पीडियाट्रिशियन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन बच्चों को दे ही देते हैं। और जिनको भी नहीं दिया है, अगर एडल्ट में हम लोग जो गिने, जो मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज है, जिनको शायद बचपन में न मिली हो, तो उनके भी अगर हम लोग बॉडी के टेस्ट करवाते हैं तो 40% लोगों में वो वायरस एक्सपोज आता है। तो जिनको वो वायरस एक्सपोज न हुआ हो, एडल्ट हो, बचपन में न मिली हो वैक्सीन, तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, वो जो सेफ है, 2 डोज में लेनी होती है और अप्रूव्ड, इजीली अवेलेबल। आपके जनरल फिजिशियंस, प्रैक्टिशनर से लेके सुपर स्पेशलिस्ट, हर हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है। आप जाके ये डोज ले सकते हैं, ये बिना कोई साइड इफेक्ट के करेगा और जिंदगी पर आपको हेपेटाइटिस ए यानी खाने पीने वाले वायरस से बचा के रखेगा। दूसरी वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास हेपेटाइटिस बी की। सो 2002 के बाद हमारे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में वो इंक्लूड हुआ है। तो जो भी बच्चे 2002 के बाद पैदा हुए हैं उनको तो ये वैक्सीन आराम से मिली गई होगी, पर जो एडल्ट है अभी, उनको ये वैक्सीन नहीं मिली है। तो ये वैक्सीन सबको एक्चुअली टेस्ट करवाना चाहिए। तो आप कभी भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, वो अगर नेगेटिव आता है तो आपको ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। 3 डोज में होती है। अगर आज ले रहे हो तो 1 महीने बाद और 6 महीने बाद तीसरा डोज आता है। और ये भी 100% सेफ है, इसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है और इसकी एफिकेसी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपकी एंटीबॉडी उसके बाद क्रिएट हो जाती है तो आप जिंदगी भर जहरी पीलिए यानी हेपेटाइटिस बी से बचे रहेंगे। फिर आपको डरने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि आपको कहीं कोई प्रिक हो गई, कोई नीडल लग गई या कोई रेजर किसी ने रीयूज किया, हमें पता ना हो, उससे आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो ये दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, कॉस्टली नहीं है, जनरल प्रैक्टिशनर्स भी दे सकते हैं। जस्ट अवेयरनेस की जरूरत है, तो लोगों को अवेयर होके ये वैक्सीन अपने डॉक्टर से लगवा लेनी चाहिए। सर, एक और डिजीज कंडीशन है लिवर सिरोसिस, जिसके बारे में हम सुनते हैं, तो वो डिजीज क्या है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? लिवर सिरोसिस की बात करें तो ये जो सारी हम लोग ने जितनी भी अभी तक बीमारी डिस्क्राइब की है ना, उसका लास्ट स्टेज क्या होता है? लिवर सिरोसिस। तो जब भी लिवर को ये सारे पदार्थ या वायरस गिनो, फैट गिनो या अल्कोहल गिनो या कोई ड्रग गिनो या कोई व्हाइट ब्लड सेल्स गिनो, कुछ भी कारण लिवर को अंदर से ग्रेजुअली हानि पहुंचते रहती है। और जब लिवर 60 से 70% तक डैमेज हो जाता है, इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, कि वो अपने आप अभी रिपेयर नहीं कर सकता है। लीवर बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। 30-40% डैमेज है तो, और आपने डैमेजिंग फैक्टर हटा दिया तो लीवर पूरा रिपेयर हो जाएगा। पर जब 60-70 से अधिक डैमेज हो जाता है तो डैमेज नहीं रिपेयर कर पाता है, उसे हम लोग सिरोसिस कहते हैं। ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग डिजीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज कई बार लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारी सिरोसिस की ट्रीटमेंट चल रही है जिससे सिरोसिस रिवर्स हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी भी मार्केट में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो सिरोसिस को रिवर्स कर सके। सो सिरोसिस जो होता है वो हम लोग नियंत्रण में रखने का ट्राई करते हैं, उसको सपोर्ट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उसमें लीवर की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर मेरे घर पे कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम छोड़ के चले गए हैं, अभी 3 लोग काम कर रहे हैं। अगर ये 3 लोग पूरे 10 का काम कर पा रहे हैं तो हमको कोई सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि वो 10 के 10 का काम कर रहे हैं। तो एज अ डॉक्टर हम क्या करते हैं, वो 3 को खुश रखने का ट्राई करते हैं, उनको जो जो चीज चाहिए, जो जो सपोर्ट चाहिए वो देते हैं। पर मन में ये भय हमेशा रहता है कि ये 3 लोग कभी भी काम छोड़ के जाएंगे। तो सेम लॉजिक सिरोसिस के लिए अप्लाई करते हैं। जब 30% ऑफ द लीवर रिमेनिंग रहता है तो इवन हम लोग कितना भी सपोर्ट कर लें, पर एक पीरियड आएगा जब ये 30 एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड दे वुड ऑल्सो स्टार्ट डिटोरेटिंग, और लीवर के फिर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। सर, हमने काफी सारे डिजीजेस के बारे में बात करी। एक हम बात करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट की। तो लिवर ट्रांसप्लांट की कब जरूरत पड़ती है, ये कहाँ, मतलब एक एडवांस ट्रीटमेंट है या इससे लिवर हम बेटर हो सकता है, ये किस डिजीज कंडीशन में है, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो लिवर ट्रांसप्लांट कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक अप्रूव्ड थेरेपी है। लिवर ट्रांसप्लांट की कब जरूरत पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो जैसे हमने बोला लीवर के 500 काम होते हैं। अगर ये काम के लिए लीवर पूरा नहीं पड़ रहा है, लीवर वो काम नहीं कर पा रहा है, और वो जब भी काम पूरा नहीं कर पाता है तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। उस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम लोग लीवर बदलने की सलाह देते हैं। और वो कॉम्प्लिकेशन जैसे पहले भी डिस्क्राइब किया मैंने, पेट में पानी भरना, पैर में सूजन आना, खून की उल्टी होना, पीलिया होना, किडनी पे असर, दिमाग पे असर, हाथ पैर सूखना, लीवर कैंसर, ये सारे लीवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन है। तो जब भी लीवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में जाता है हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। कई बार लीवर नॉर्मल होने के बावजूद मेटाबॉलिक लीवर डिजीज होती है, जहाँ पे लीवर के कारण किडनी खराब हो रही होती है,
उस स्टेज में भी हम लोग लीवर बदलने की सलाह देते हैं। लीवर के कारण जब बाकी अंगों को असर करता है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, तब भी हम लोग लीवर बदलने की सलाह देते हैं। सो अगर सिंपल सी भाषा में बात करूं तो एक नॉर्मल आदमी को इतना पता होना चाहिए कि जब लीवर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, लीवर इज नॉट एबल टू कोप अप विद द बॉडीली फंक्शंस, देन यू नीड टू चेंज द लीवर। तब हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट बहुत एक एडवांस, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लिवर सर्जरीज है। वो रातों रात अगर हमने आज प्लान किया और कल कर दे, वैसा नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी प्लानिंग लगती है। सो वंस पेशेंट्स अगर अग्री करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनको एक लिवर ट्रांसप्लांट का सेंटर के संपर्क में आना पड़ता है, जहाँ पे उनके टेस्टिंग होते हैं लिवर ट्रांसप्लांट सस्टेन करने के लिए। फिर लिवर के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सिस्टम है जिसे नोटो कहते हैं, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है वो उसके रीजनल एंड स्टेट भी हेड्स होते हैं, जो ऑर्गन, यानी अगर आपको किसी ऑर्गन्स की, यानी कि स्पेसिफिकली जब लीवर की जरूरत होती है, आप अपने उनको रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट में, और जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं उस समय आपको जब भी ऑर्गन ऑफर होता है, तो आपकी जो ट्रीटिंग टीम है वो ऑर्गन लेके आपको 10-12 घंटे की सर्जरी करके ट्रांसप्लांट करते हैं। जब भी वो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो 1-2 हफ्ते आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, 1-2 महीने घर पे ध्यान रखना होता है, और उसके बाद सब नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। सो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकती है। सिर्फ थोड़ी दवाइयाँ होती है जो जिंदगी भर लेनी पड़ती है रिजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। लिवर ट्रांसप्लांट की अगर किसी को ज़रूरत है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वाइड देखने जाओ तो इंडिया का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपेरेबल से बोलूँगा तो बेटर रिजल्ट्स है। तो एनी सेंटर, more than 100 centers in India are now offering liver transplant, so they should get in touch with them on a timely basis. कोई ऐसे रिस्क वगैरह भी इन्वॉल्व है लिवर ट्रांसप्लांट में, कोई कॉम्प्लिकेशंस दैट विल हैपन, ऐसा कुछ है? I would say that there is no surgery which is not associated with risk. So when I said कि liver transplant काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो उसका सक्सेस रेशियो 85 to 90% रहता है। उसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट ऑपरेशन के करने के बाद 1 साल के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना 10 से 15% में रहती है, जिसके अंदर लीवर न चलना, लीवर रिजेक्शन होना, इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना, पित्त की नली का प्रॉब्लम्स होना, या इवन कोई भी और कॉम्प्लिकेशंस होना जो एक रूटीन सर्जरी से लेके कोई भी सर्जरी में होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इवन लिवर ट्रांसप्लांट में भी एसोसिएटेड होते हैं। I've put up so many questions to you, and now we open the forum for our audience to take up the questions. So I would request all the audience, if they have any questions, they can put in our Q&A section. सर मैं वहीं से आपको questions पूछती हूँ। अब डायरेक्ट हम ऑडियंस ने जो हमसे सवाल पूछे हैं, तो पहला सवाल है मेरा यहाँ पे ऑडियंस से, व्हाट टेस्ट आर देयर टू टेस्ट फैटी लिवर? फैटी लीवर मतलब लीवर में चर्बी, तो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। सो सोनोग्राफी, जिसे हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, कोई भी सोनोलॉजिस्ट लीवर के ऊपर एक पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड का मशीन रख के बोल देगा कि फैटी लीवर है। उसके एडवांस टेस्ट आते हैं जिसे फाइब्रोस्कैन और एमआरआई भी होता है, जिसमें फैट का असेसमेंट किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लीवर में फैट कितना है। पर लीवर में डैमेज कितना है वो असेस करने के लिए फाइब्रोस्कैन होता है, थोड़े ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, और इवन एमआरआई भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लिखते हैं, वो सिर्फ फैट का अमाउंट लिखते हैं, वो स्टेज नहीं लिख पाते। तो सोनोग्राफी से डायग्नोज कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, पर उसकी सीवियरिटी असेस करने के लिए हमें आगे के टेस्ट करने पड़ते हैं। The next question is, are there any sign and symptoms of very clear of liver damage? जैसे मैंने पहले बताया कि लीवर के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ना, वो कोई भी वायरल फीवर जैसे ही होते हैं, और बाकी लीवर जब अंदर से डैमेज हो रहा होता है उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। पर जो क्लियर ऑफ लिवर डैमेज होते हैं ना, वो क्लासिकल लिवर फेलियर के साइंस होते हैं रादर देन लिवर डैमेज के साइंस। और तब तक हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बाजी ऑलरेडी हार चुके होते हैं। तो ये सिम्टम्स आए उसके पहले ही हमें बीमारी को पकड़ना होता है। जब भी लीवर के फेल हो जाते हैं, तो मैंने बोला जॉन्डिस सबको पता है लीवर के साथ होता है, पैर में सूजन, पेट में पानी, कई बार खून की उल्टी होना। तो ये सारे चीज होते हैं जो लीवर के कॉम्प्लिकेशंस डिटेक्ट करता है रादर देन लीवर के सिम्टम्स।
So the next question is, if there is any specific age from which one should get regular test for liver? अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज है तो हर साल लीवर के टेस्ट उसके साथ करने ही चाहिए। डायबिटीज, मोटापा, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं काफी हद से ज्यादा, या कोई भी और बॉडी में बीमारी है तो लीवर के स्क्रीनिंग टेस्ट जब से बीमारी आइडेंटिफाई होती है वंस ए ईयर करने चाहिए। पर अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो एज अ पार्ट ऑफ रूटीन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो आजकल हर कॉर्पोरेट ऑफर करती है वंस ए ईयर, उसके द्वारा हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा टेस्ट आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस कि आपको कोई और बीमारी होती है। लीवर के लिए स्पेसिफिक कोई एज ऐसी नहीं है कि मेरे को ये एज हो गई है तो मेरे को अभी स्क्रीनिंग कराना शुरू कर लेना चाहिए। रादर देन लीवर के साथ जो एसोसिएटेड डिजीज होती है उसका स्क्रीनिंग के साथ लीवर का स्क्रीनिंग मैच करना चाहिए। तो अगर आपको 32 साल से डायबिटीज है तो आप उस एज से लीवर का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको 50 साल तक कोई भी बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं ले रहे हो, कोई अननेसेसरी हर्बल प्रोडक्ट्स और अनलाइसेंस सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो, तो आपको जो रूटीन आपके ईयरली कॉर्पोरेट चेकअप्स होते हैं उस हिसाब से ही कराना चाहिए। कोई एडिशनल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thank you, sir. The next question is, what are few dietary habits for vegetarians, I think, can adopt for keeping their liver के healthy? लिए सबसे सिंपल सा आंसर है ईट लेस कैलोरीज। सो हम जो भी कैलोरीज खाते हैं, ये हेल्दी कैलोरीज, अनहेल्दी कैलोरीज ये भूल जाइए। लोग बोलते हैं ना कि मैं मिठाई खाता ही नहीं हूँ फिर भी मेरे लीवर में चर्बी आ जाती है, क्योंकि जो भी है वो कैलोरीज है वो लीवर फाइनली फैट में कन्वर्ट हो जाती है। पर क्या खाने से फायदा होगा? तो लो फैट, लो कार्ब, हाई प्रोटीन डाइट विद हाई फाइबर्स, और उसके अलावा मैंने जैसे बोला ब्लैक कॉफी और मेडिटेरेनियन डाइट आर द ओनली टू scientifically researched things which have shown benefit on the liver। बाकी सब चीजें कहीं सुनी बातें हैं। Question is, I occasionally get pain on my right side of abdomen, I think. Should I get? देखिए ये राइट साइड ऑफ एब्डोमेन वाला जो है ना, क्योंकि लीवर उस तरफ होता है तो एक सोनोग्राफी तो बिल्कुल करा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार पित्ताशय में पथरी होती है और वो सिम्टम्स दे रही होती है और वो कॉम्प्लिकेशन करने के काफी पहले ये सारे 2-3 बार ऐसे स्मॉल स्मॉल पेन के एपिसोड्स देती है। तो एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, फैटी लीवर के लिए देखना चाहिए। पर कई बार जस्ट पेट के डिस्टेंशन, जिनको गैस की तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, जब उनकी आंतें गैस से फूलती है तो भी लीवर पे प्रेशर आने की वजह से राइट साइड पे पेन उनको होता है। पर ये डायग्नोसिस बिना सोनोग्राफी के, अल्ट्रासाउंड के नहीं किया जा सकता। तो जिनको बार बार ये राइट साइड पेन हो रहा है उनको एक अल्ट्रासाउंड तो करा ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिवर को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? लीवर को मजबूत करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अननेसेसरी लीवर मजबूत करने वाली दवाइयों से दूर रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो मार्केट में 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो लीवर के नाम पे बिक रही है, जो बोलते हैं कि हम लीवर को स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे, क्लींस करेंगे, ये सबसे दूर रहना चाहिए। कुछ भी काम नहीं करता है। देयर आर जो लीवर के नाम की जो भी प्रोडक्ट्स लीवर के नाम से बिक रही है उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। बाकी हेपेटाइटिस ए बी से वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, कैलोरी कॉन्शियस रहना चाहिए, मेडिटेरेनियन डाइट, ब्लैक कॉफी, अवॉइडिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग ओबेसिटी, ट्रीटिंग डायबिटीज ऑन अ टाइमली बेसिस। तो ये सारी चीजें करते हैं तो हम लोग लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जॉन्डिस बार बार हो सकता है और क्या ये किसी बड़ी बीमारी का सिग्नल है? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पहले भी बोला है कि जॉन्डिस बीमारी नहीं है, जॉन्डिस सिम्टम है। तो अगर आपको बुखार बार बार आता है तो आप हर बार अलग बुखार का कारण हो सकता है आप ढूंढोगे, या एक ही बुखार जो एक ही कारण है जो ठीक नहीं हुआ वो बार बार बुखार कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक लिवर के लिए भी अप्लाई करता है। जॉन्डिस सिम्टम है तो एक ही बीमारी होती है जो बार बार पीलिया कर सकती है, या अगर आपको सादा पीलिया एक बार हुआ दूसरी बार किसी और बीमारी के कारण भी पीलिया हो सकता है। तो पीलिया, जॉन्डिस, काविड, आप कुछ भी बोल लो, उसका हमको कॉज जाने बिना अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये सादा पीलिया है। सो प्लीज इन्वेस्टिगेट द कॉज, क्योंकि लॉट ऑफ कॉजेज दे अकर अगेन एंड अगेन एंड दे कीप ऑन अफेक्टिंग टिल यू लूज द लिवर। और आपको 5-10 साल की विंडो होती है जहां 2-3 बार जॉन्डिस हुआ होता है, तब तक अगर आपने मिस किया तो आज की तारीख में जस्टिफाइबल नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जंक फूड का क्या रोल है लिवर की बीमारियों में? ये जंक फूड में अगर हाइजीनिक जंक फूड की बात करें, चलो अनहाइजीनिक तो छोड़ ही देते हैं, वो तो किसी के लिए भी, क्योंकि वो सैनिटरी हेपेटाइटिस ए ही तो कर सकता है। बट जंक फूड आर वेरी प्रोसेस्ड फूड्स, so any processed food is not good for either the intestine or the liver or any part of the body, because the fat is so condensed और वो हमारे लीवर में फैट जमा करता है। So again finally it boils down to calories, और वो
अगर प्रोसेस्ड फूड है तो प्रोसेसिंग के लिए जो पदार्थ यानी प्रोडक्ट्स ऐड की होती है वो भी हानि पहुंचा सकती है. बट फाइनली इट इज जस्ट द फास्ट हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड इज डेंजरस. इवन सोडास, जो लोग एनर्जी ड्रिंक के नाम पे आजकल बहुत सारी चीज लेते हैं, दे आर सो मच रिच इन एनर्जी कैलोरीज, तो वो सारी कैलोरीज लीवर को हानि पहुंचाती है. लोगों को उसमें सिर्फ कैफीन दिखता है पर कैलोरीज नहीं दिखती है, वो बहुत डेंजरस है. सर, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं? ये बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन है मेरे लिए आज, क्योंकि हमारे 2-3 कलीग्स हैं जिन्होंने ये मुहिम चालू की है जहाँ पे अनलाइसेंस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के विरुद्ध उन्होंने बोलना शुरू किया है, पर उनके ऊपर अभी काफी सारे केस हो रखे हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि गिलोय. हमने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग गिलोय खा रहे थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम लोग ने इतने केस रिपोर्ट्स, इतने केस स्टडीज पब्लिश किए कहा जहाँ पे गिलोय की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है और कई बार लोगों ने जान भी गंवाई है. सो आयुर्वेदा को पूरा ब्लेम करना जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक साइंस है. जो मैं नहीं समझता उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो साइंस नहीं है, पर आई वुड से कि जो अनलाइसेंस लोग आयुर्वेदा के नाम पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो लीवर को बिल्कुल हानि पहुंचा सकते हैं. पर अगर आपको किसी एमडी आयुर्वेदा ने, किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने, जो ऑफिशियली सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट दिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हमको उससे डरना चाहिए. पर जो एक्चुअली मार्केट में कंपनीज लेके आ रही है लीवर के बारे में, वो सारी चीजें हानि पहुंचाती है. जो वेट लूजिंग प्रोटीन पाउडर्स हो या लीवर को बचाने वाले खुद ही पिल्स हो, ये सारे लीवर को हानि पहुंचा सकते हैं. सो ट्रस्ट योर आयुर्वेदिक डॉक्टर इफ यू बिलीव इन आयुर्वेदा, but don't go for any cheap remedies from a pharmacy store. That is the message. So the next question is, does smoking have effect on my liver? Smoking has effect everywhere in the body. So smoking increases the probability of developing liver cancer in the patients of all liver disease. So primarily वो liver disease नहीं करता है, but if you are having a liver disease, then the chances to develop complications in liver cancer increases because of smoking. Yes, so smoking is detrimental to liver itself. Question is, what are some practices that one can follow to reverse a grade 1 fatty liver condition? Achieve a negative balance. Achieve a negative calorie balance. तो अगर आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है और स्टेज 1 है, मतलब कि आपके लिवर को अभी तक सिर्फ चर्बी जमा हो रही है, परमानेंट डैमेज कुछ भी नहीं हो रखा है, तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है. तो उसके अंदर 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, कंट्रोल द रिस्क फैक्टर. तो अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो उसको ठीक करेंगे. दूसरा, हमारी कैलोरीज हम लोग जो ले रहे हैं उसमें 10 to 20% डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे. मैं ये बंद कर दूंगा या ये बंद कर दूंगी, जिंदगी भर नहीं खाऊंगी वाला नहीं करते हैं. हम जो भी खा रहे हैं उसकी टोटल कैलोरी कम कर देते हैं और एक्सरसाइज का 100% इंक्रीज करते हैं. तो अगर हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, कैलोरी थोड़ी लेना कम करते हैं और रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करते हैं, तो हम लोग फैटी लिवर रिवर्स कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर की मदद के. The next question is, my weight is not increasing. Is this something related to liver? Not increasing the weight or losing the weight are two different entities altogether. So a lot of people have a habitus of that lean and thin body habitus. तो अगर वो वेट नहीं इंक्रीज हो रहा है just because they have their image of some more weight or some less weight, तो उसके लिए कोई बीमारी की जरूरत नहीं है. पर हाँ, लिवर की बीमारी में मसल लॉस होना काफी कॉमन है और वेट लॉस या फेलियर टू वेट गेन भी हो सकता है. पर वेट लॉस के पूरी बॉडी में हजारों कारण हो सकते हैं और लीवर के अलावा हमें काफी सारी चीजें स्क्रीन करनी पड़ती है. और इसीलिए होल बॉडी चेकअप जो हम लोग बोलते हैं, जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, हर लैब करके देता है 2-3 हजार रुपए में आजकल, वो करा के एटलीस्ट हमें स्क्रीनिंग से आइडिया आ जाएगा कि हमको किस डायरेक्शन में आगे डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना है. The next question is, I have hypertension. Can my liver be damaged because of this? हाइपरटेंशन की वजह से लीवर डैमेज नहीं होता है, पर हाइपरटेंशन एक वास्कुलर डिजीज है और हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि फैटी लिवर के साथ एसोसिएशंस हैं. सो अगर आपको फैटी लिवर है और हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन इज अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एंड दैट कैन कॉज प्रोग्रेशन ऑफ द लिवर डिजीज एंड वर्सनिंग ऑफ द लिवर डिजीज, जिसे मैसेल्ट या मैश बोलते हैं. तो हाइपरटेंशन पर से आप अगर डायरेक्ट डैमेज देखेंगे तो नहीं है, पर उसका एसोसिएशन ऑफ फैटी लिवर के कारण वो लिवर को डैमेज कर सकता है.
तो उसे रिवर्स करना या रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। So the next question is, I think we've discussed this, but fatty liver के क्या symptoms होते हैं, और उसके बाद पूछा गया है कि how can fatty liver disease be treated? If you want to like just summary sort of. Yes, this is the most important. फैटी लिवर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ज्यादातर वो इंसिडेंटली डायग्नोज होता है। अगर आपको गैस एसिडिटी हो रहा है और आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराया, तो उसमें पिकअप होता है, रूटीन हेल्थ चेकअप में करवाया। सो ज्यादातर फैटी लिवर सिर्फ गैस एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन के इवेल्युएशन में पकड़े जाते हैं, जिसे हम लोग डिस्पेप्सिया इवेल्युएशन बोलते हैं। या तो अगर आपको डायबिटीज या कोई रिस्क फैक्टर्स है, कोलेस्ट्रॉल है और आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया है, तो उसके अंदर पिकअप होता है। पर फैटी लिवर में कई बहुत रेयरली लोगों को राइट साइड चेस्ट के नीचे थोड़ा डल एकिंग हैवीनेस वाला डिस्कम्फर्ट होता है, पेन नहीं बोलूंगा मैं, डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि लीवर जब फैट से भरता है तो स्ट्रेच होता है और उसके ऊपर एक कैप्सूल होती है, वो जो स्ट्रेच होती है जो लीवर के उसके अंदर पेन कर सकती है। और एक क्वेश्चन है, हाउ कैन फैटी लिवर बी ट्रीटेड? सो फैटी लिवर ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट जो मैंने बोला, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, और आप अगर आपके हेपेटोलॉजिस्ट को उस वक्त आवश्यकता लग रही है दवाइयों की, तो काफी सारी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है फैटी लिवर के लिए जो दी जा सकती है, पर वो बिना हेपेटोलॉजिस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट के मिले न लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो फैटी लिवर के नाम पे दी जाती है उसका एक्चुअली फैटी लिवर में कोई रोल नहीं होता। So the next question is, I've heard that you only transplant part of a liver. Is this true? And it can regrow as well. लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो दो प्रकार के ट्रांसप्लांट होते हैं, कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट और एक होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो अंगदान करते हैं उनका पूरा लिवर निकाला जाता है और उनका पूरा लिवर जो रेसिपिएंट है, जिनको लिवर की आवश्यकता है, उनकी बॉडी में फिट किया जाता है, तो वो पूरा लिवर होता है। उसमें भी कई बार हम लोग स्प्लिट करते हैं जब एक बच्चे को छोटा लिवर चाहिए होता है, पर मेजोरिटी केसेस के अंदर वो पूरा लिवर दिया जाता है। पर हमारे पास लिवर एक ही होता है, तो जब सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से टाइमली लिवर नहीं मिलता है तो हम लोग लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं, जिसके अंदर अगर उनका कोई रिलेटिव है, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप का है और उनका एडिक्वेट लिवर साइज है, तो लिवर का पोर्शन रेसिपिएंट को देते हैं और 1 से 3 महीने के अंदर वो दोनों की बॉडी में लिवर पूरा रीग्रो हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है और वो नॉर्मल लिवर होता है। तो दोनों अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। Sir, is there any medicine which can reduce my fatty liver? यस सर, बट बिकॉज ये पब्लिक फोरम है, मैं मेडिसिन के इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, पर बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो फैटी लिवर में मदद करती है, और फैटी लिवर के साथ एसोसिएटेड क्या कोमॉर्बिडिटीज या और क्या बीमारी है उसके आधार पे आपके डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट होंगे जो आपकी लिवर की बीमारी के बारे में कौन सी सही दवाई है वो सजेस्ट करेंगे। पर प्लीज अगेन वन मोर मैसेज, मार्केटिंग या किसी एडवर्टीजमेंट देख के या किसी फार्मा स्टोर में जाके लिवर डिटॉक्स की कोई दवाई मत लीजिए प्लीज, दैट इज नॉट नेसेसरी। I think the last question that we have is, my LDL is increased, should I be concerned? सर LDL इज अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल और वो डिबेटेबल टॉपिक है, पर अभी तक हम लोग वी आर स्टक विद दैट इफ LDL इज एलिवेटेड इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सो LDL यानी डिसलिपिडेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, तो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम के कारण फैटी लिवर भी हो सकता है, और फैटी लिवर एज यूजुअल मैंने बताया कि वो आगे प्रोग्रेस करके लिवर सिरोसिस भी करता है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फैटी लिवर में सबसे ज्यादा जान जाने का कारण फैटी लिवर नहीं होता है, हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक होता है। सो LDL ज्यादा है तो आपको फैटी लिवर है और LDL ज्यादा है तो आपको हार्ट का स्क्रीनिंग, एको वगैरह से लेके TMT का स्क्रीनिंग करा के कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट की बीमारी बिल्कुल रूल आउट कर लेनी चाहिए। तो यस, यू शुड बी कंसर्न, और अगर ट्रीटमेंट उस वक्त अगर सिग्निफिकेंट एलिवेटेड है तो LDL कम करने की काफी इफेक्टिव और सेफ दवाइयाँ अवेलेबल है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। Thank you so much, sir. I think we've covered most of the questions, and thank you so much for insights today. We truly appreciate you sharing your expertise on liver health and for like enhancing our knowledge as well. Your answers have been like incredibly informative, and which will help us and many people who are listening to this webinar today. And और मैं साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने सही सवाल पूछे हैं ताकि और इस वेबिनार को ऑन इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग बनाया है। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें office@patientsunion.org पर लिख सकते हैं। For more information and to stay connected with healthcare professional, don't forget to download our Patients Union app. And thank you once again for being with us today. We look forward to seeing you at our next Dr. Hour. Have a wonderful evening ahead. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am.
थैंक यू।